अब जो हमारी तीसरी हेडिंग है उसका नाम है इवेंट्स ऑफ द वॉर। इवेंट्स ऑफ द वॉर का मतलब है कि वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन अब वॉर में मेन घटनाएं कौन सी घट रही हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी घटनाएं जिसने वर्ल्ड वॉर 1 का विनर डिसाइड किया। अब जैसे वॉर पूरी दुनिया में चल रही है, ठीक, 20-30 कंट्रीज हम लोग ने खुद ही देखी कि इन्वॉल्व हो, ठीक, 10 के तो हम ही लोग ने नाम लिखे। तो हर कंट्री रोज एक ना एक बैटल लड़ रही है, रोज एक ना एक लड़ाई लड़ रही है, तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, लेकिन सबकी बात नहीं करती है तुम्हारी बुक, सिर्फ 5-6 घटनाओं की बात करती है बुक। क्यों? क्योंकि वो ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 का विनर डिसाइड कर दिया, वो इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब जैसे इसको इवेंट्स ऑफ द वॉर समझने के लिए एक मैप को समझो, ये जर्मनी, ठीक, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तुम्हारा बेल्जियम, ये फ्रांस, ये ग्रेट ब्रिटेन, फिर रशिया, ये रशिया, ये इटली, ठीक, ये यहाँ पे सर्बिया, बाकी छोटे छोटे बाल्कन नेशंस, और ये यहाँ से ओटोमन एम्पायर, ठीक, ये ओटोमन कुछ इस तरीके से, ये बीच में ब्लैक सी, बीएस में दे रहे हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से मैप था। और जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो दुनिया के बाहर भी चल रही थी, ठीक। अब इवेंट्स में हम लोग क्या समझेंगे, देखो एक तो वॉर इधर चल रही है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये यूरोप का मैप है, ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक। एक वॉर चल रही है यूरोप के वेस्ट साइड में, एक वॉर चल रही है यूरोप के ईस्ट साइड में। तो इधर जैसे जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आपस में वॉर कर रहे थे, हम लोगों ने डेट्स में लिखा है, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, ठीक। इधर क्या चल रहा है इसको समझने के लिए हमारी हेडिंग क्या रहेगी, वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट। लेकिन इधर जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया में भी तो वॉर चल रही है, सर्बिया और बल्गेरिया में भी तो वॉर चल रही है, तो इस वाले पोर्शन को समझने के लिए हेडिंग क्या रहेगी, वॉर एट ईस्टर्न फ्रंट, कि भैया ईस्टर्न फ्रंट पे क्या चल रहा था। अच्छा, वॉर में ओटोमन और रशिया भी इन्वॉल्व थे, तो एक फ्रंट तो ये हो गया ईस्टर्न फ्रंट, एक फ्रंट ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट, लेकिन ये वाला भी तो एक फ्रंट है, तो इस फ्रंट का क्या नाम है, वॉर एट नॉर्थ ईस्ट, वॉर एट रशिया ओटोमन फ्रंट, ठीक। ये जो रशिया और ओटोमन का फ्रंट है इस पे क्या वॉर है, रशिया और ओटोमन वाला जो फ्रंट है आमने सामने, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, 3 फ्रंट हो गए, एक फ्रंट और है, ये तो यूरोप के नेशंस इन्वॉल्व है, एक फ्रंट और है जब अमेरिका एंटर करता है, तो वो एक नई हेडिंग बनेगा। अभी 3 हेडिंग्स बनी, वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, वॉर एट ईस्टर्न फ्रंट और वॉर एट रशिया एंड ओटोमन एम्पायर फ्रंट, ठीक। एक चौथी हेडिंग और बनेगी जब अमेरिका वॉर में एंटर करेगा। ये जो वॉर चली ये चली 1914 से 1918 तक, ठीक। अमेरिका 3 साल कुछ बोला नहीं, ना 14 में कुछ बोला, ना 15 में कुछ बोला, ना 16 में कुछ बोला, पर वो 17 में एंटर करता है, और जैसे ही वो 17 में वॉर में एंटर करता है 18 में वॉर खत्म हो जाती है। जो वॉर 3-4 साल से चलती आ रही थी वो उसके एंटर करते ही 1 साल भी पूरा नहीं होता, उसके एंटर करते ही वॉर खत्म हो जाती है, ठीक। तो हमारी चौथी हेडिंग क्या रहेगी, एंट्री ऑफ यूएसए, और पांचवी हेडिंग रहेगी कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंपैक्ट्स, कि जब अमेरिका एंटर किया और जब वॉर एंड हुई तो उस वॉर के बाद क्या हुआ, जिसमें हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स, लीग ऑफ नेशंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। 5 हेडिंग समझ में आ गई। सबसे पहली वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट, रशिया ओटोमन फ्रंट, अमेरिका एंट्री और इंपैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक। लिख लो ये 5 हेडिंग ऊपर, और सबसे पहली हेडिंग डाल लो वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, कि वेस्टर्न फ्रंट पे क्या कहानी चल रही है, समझ में आ गया। अब हम लोग कौन सा फ्रंट जानने जा रहे हैं, वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, हेडिंग डाल दो वॉर एट वेस्टर्न फ्रंट, लिख लिया। अब एक चीज जानना, तुम इतनी देर से 2 वर्ड्स बार-बार सुन रहे हो, एक बैटल, तो बुक में बार-बार लिखा है ना, बैटल ऑफ मान, बैटल ऑफ सोम, बैटल ऑफ वर्दून, फिर एक वर्ड बार-बार आ रहा है वॉर, दोनों में अंतर क्या है। सर बैटल में जो ओल्ड वेपन्स होते थे वो यूज होते थे, और वॉर में न्यू टेक्निक्स थी। तुम बताओ, नहीं पता। हाँ सर, एक मेन लिखे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे तुम क्लास 10th में हो, ठीक, तुम क्लास 10th में हो, अब हम ये कह सकते हैं कि तुम एक तरीके से एक वॉर में हो, इमेजिन करो कि तुम एक वॉर में हो। जब तुम इस क्लास 10th को जीतोगे तो तुम्हें 2 चीजें मिलनी चाहिए, एक परसेंटेज, और अगर तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो तो दूसरी पर्सनालिटी, ठीक। अगर तुम ये क्लास 10th वाली वॉर जीत जाओ तो
तो तुम्हें दो चीजें मिलनी चाहिए, पहला परसेंटेज, दूसरा पर्सनालिटी। ये एक वॉर है। अब इस वॉर को जीतने के लिए तुमको, इस वॉर को लड़ने के लिए कितने महीने मिले? 12 महीने मिले। तो जो 12 महीने हैं, ये हर एक महीना एक बैटल है। समझ में आया? छोटी लड़ाई। बैटल इज अ कलेक्शन ऑफ, वॉर इज अ कलेक्शन ऑफ बैटल्स। समझ में आया? वॉर एक बड़ी चीज है और वॉर के अंदर मल्टीपल बैटल्स होती हैं। आप जैसे एक चीज समझो, अब ये 12 बैटल्स हैं, तुम्हें हर महीने एक लड़ाई जीतनी है। हर महीने में तुमने एक गोल बना लिया कि ये 5 चैप्टर इस महीने कवर हो जाएंगे। अगर वो तुमने जीत लिया तो बैटल ऑफ मार्च तुम जीत चुके होते। ठीक, जैसे बैटल ऑफ जून जो हमने बताया था, वो एक तरीके की बैटल्स है ना सर, एक तरीके की। अब देखो तुम्हें 12 बैटल्स थी। अब कभी-कभी क्या होता है, कुछ बैटल्स जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बैटल्स अगर तुम नहीं जीतोगे तो तुम वॉर हार जाओगे। इसको भी इसी एग्जांपल के साथ समझो। जैसे तुम्हारे क्लास 10th में मार्क्स पाने के लिए 3 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स और पर्सनैलिटी दोनों के लिए। एक जून वाली, ठीक, एक अक्टूबर से जनवरी वाली, और एक एग्जाम के बीच में जो छुट्टी मिलती है, एग्जाम से पहले छुट्टी मिलती है, प्रिपरेशन लीव वाली। ये 3 बैटल्स तुम्हारे लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जून में अगर तुम इस बैटल को जीतते तो इस समय तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू और पेपर एनालिसिस होता, तुम्हें बहुत इजी हो रहा होता। ठीक, अक्टूबर से जनवरी ये जो 4 महीने का बैटल है, इसमें क्या है कि चलो ठीक है साल निकल गया, लेकिन अब हम फ्रेश पढ़ेंगे, फ्रेश पेपर दे देंगे। ठीक, हमें रिवीजन वाला काम ही नहीं करना, तुरंत पढ़ा तुरंत पेपर दिया। ठीक, और एग्जाम हॉलीडे जो प्रिपरेशन लीव मिली है, उसको भी अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो तुम ये दोनों चीजें अचीव कर लोगे। ठीक, लेकिन हम मान लेते हैं इन 3 में से तुम 2 बैटल कोई हार जाओ, एक हार गए। ठीक, अगर तुम अब अक्टूबर से जनवरी में ना पढ़ो और जो प्रिपरेशन लीव मिली वो भी ना पढ़ो, तो अब क्या ये वॉर जीत पाओगे? अब इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो तुम्हारी बुक बात करती है। तुम्हारी बुक ये कहती है कि बैटल्स तो बहुत सारी हुई, लेकिन कुछ ऐसी बैटल्स जिन्होंने विजेता घोषित करवा दिया, हम उन बैटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप समझे बैटल क्या होता है? बैटल क्या है? कलेक्शन, वॉर क्या है? कलेक्शन ऑफ बैटल्स। बैटल छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, पर कुछ लड़ाइयां इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो आदमी को वॉर जीत लेती है। वॉर कलेक्शन है बैटल्स। ठीक, अब देखो आगे देखो। अब इसमें तुम जर्मनी की पोजीशन को ध्यान से देखो। जर्मनी की तुम पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो ये चारों तरफ से, ऑस्ट्रिया हंगरी को छोड़ के जो बचे हुए इसके 3 एंगल्स हैं, उसमें अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। देखो, इधर इसका दुश्मन रशिया, इधर इसका दुश्मन, इधर ब्रिटेन का दोस्त बेल्जियम, यानी कि इसका दुश्मन ही इनडायरेक्टली, और इधर ब्रिटेन। समझ में आया? और हमने एक चीज पढ़ी थी कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर में कि यूरोप में माहौल बन ही रहा था वॉर का। तो ये बात जर्मनी को 110% पता थी कि जब भी बैटल होगी, जब भी वर्ल्ड वॉर होगी, हम तीनों तरफ से मारे जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन बनेगा हमारी वर्ल्ड वॉर हारने का। तो इसको ये बात पता थी। ये बारे में बात जानी, जर्मनी एक इंडस्ट्रियल जायंट था, एक सक्सेसफुल कंट्री था 1900s के टाइम पे। इसको भी ये समझ में आ रहा था, इसको भी ये समझ में आ रहा था कि जब भी वर्ल्ड वॉर 1 होगी, हमारे हारने का अगर कोई कारण होगा, जीतने के तो हमारे बहुत कारण हैं, लेकिन हारने का अगर कोई कारण होगा तो वो तीनों तरफ से हमारे दुश्मन। ठीक, तो इसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो इसकी पॉलिसी बनेगी ना इस प्रॉब्लम को काटने के लिए। इसने पॉलिसी बनाई और वॉर शुरू होने से 10 साल पहले ही पॉलिसी बना के उस पर काम शुरू कर दिया। ठीक, उस पॉलिसी का नाम था स्केफिमेंस प्लान। ठीक, उस पॉलिसी का क्या नाम था? स्केफिमेंस। देखो, इसने ये प्लान 1905 में ही बना के रेडी कर लिया। वॉर कब शुरू हुई? 14, 9 साल पहले। ठीक, क्योंकि इस प्लान को लागू करने के लिए उसको अपनी कंट्री में अच्छी रेलवेज चाहिए थी, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए थी, तो उसको पता था कि हमें 10-15 साल लगेंगे ये सब अपने देश में बनाने के लिए। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी है कि हमको भैया बचना है तीनों तरफ अपने देशों से, उनकी पॉलिसी देखो डिपेंड कर रही है। क्या है स्केफिमेंस प्लान? वही कि अगर अटैक करना हो फ्रांस पे, स्केफिमेंस प्लान ये कहता है कि स्केफिमेंस प्लान में सबसे पहली चीज तो जर्मनी के दिमाग में ये बात डाल दी कि जब भी वॉर होगा ये तीनों हमें मारेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, हम तीनों तरफ से मारे जाएंगे, और ये हमारा एक कारण बन जाएगा वॉर हारने का। ठीक, अच्छा, स्केफिमेंस प्लान ने एक और चीज इनको बताई। उसने कहा ये जो रशिया है, इसकी आर्मी लार्ज है, बहुत बड़ी है, पर वीक भी है। ठीक, वीक इन सेंस
वीक इन द सेंस कि जो उनके पास वेपन्स हैं वो काफी आउटडेटेड हैं, पुराने नहीं है। जैसे मॉडर्न यूज के नहीं है। जैसे आज किसी के पास कीपैड वाला फोन है तो वो पुराना नहीं है, आउटडेटेड है, आज के हिसाब का नहीं है, ठीक, क्योंकि कीपैड वाला फोन बन तो अभी भी रहा है, वो दुकान से नया ही लिया है, पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आउटडेटेड है। उनके पास गन्स मशीन्स थी लेटेस्ट, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं, ठीक। तो उनकी आर्मी लार्ज है पर वीक है, क्यों? उनके वेपन्स जो है वो आउटडेटेड है, ठीक। अच्छा, इसको एक इस प्लान की तहत एक और बात बता दूं कि जो रशिया है वो बहुत लार्ज है एरिया में, ठीक। इनकी जो कनेक्टिविटी यानी यहाँ से यहाँ जो मूव करने की क्षमता है वो भी बहुत स्लो और वीक है, यानी कि जो इनका रेल का नेटवर्क है, एयरवेज तो होती नहीं थी, जो रेलवेज का नेटवर्क है वो भी बहुत वीक है, ठीक। तो इन्हें बात समझ में आ गई कि जब भी वॉर होगा इन्हें जर्मनी के बॉर्डर पे पोजीशंस लेने में और रशिया को अपनी आर्मी को प्रिपेयर करने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग जाएगा, 4 to 6 वीक्स। इट मींस 42 डेज का टाइम रशिया लेगा अपनी आर्मी को बॉर्डर पे लाके रेडी करने के लिए कि हाँ ठीक है शुरू करो। इतना समझो, ये चीज समझ में आ रही है। स्केफमेंस प्लान चल रहा है, स्केफमेंस प्लान ने रशिया की स्थिति जर्मनी के सामने रख दी, ठीक। जर्मनी को समझ में आ गया कि हमें हमारे पास 42 डेज का टाइम है। 42 डेज के टाइम में उसने सोचा कि जब तक ये 42 दिन में इधर प्रिपेयर करेंगे वॉर के लिए, इस 42 दिनों में हमें फ्रांस को हरा के अपनी सारी आर्मी को इधर लगा देना है। क्यों उन्होंने सोचा? ताकि सबसे पहली चीज क्या हो, हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई न लड़नी पड़े, ठीक। दूसरी चीज रशिया की आर्मी वीक भले है पर लार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो, ठीक। इसलिए हमें यहाँ पे टाइम और सोल्जर्स लगेंगे और ऐसे मौके पे हम 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ठीक। इसलिए हमने ये जो 42 दिन का गैप है इसमें हमें फ्रांस को हरा के ये वाला फ्रंट बंद कर देना है, ठीक है। ये एरिया हम जीत चुके हैं, ये हमारा पार्ट हो जाना चाहिए 42 डेज के अंदर, और इस 42 दिन के बाद हम टोटल फोकस इधर लगाएंगे ताकि ये पोर्शन भी हमारा हो, ठीक। ये था स्केफमेंस प्लान। स्केफमेंस प्लान में अगली उसने ये चीज बताई कि फ्रांस में सीधे बॉर्डर से नहीं घुसना है, बेल्जियम से होकर घुसना है। क्यों? बेल्जियम वीक है, छोटा है, न्यूट्रल है और उसकी आर्मी कमजोर है। इनके स्केफमेंस प्लान के हिसाब से बेल्जियम को इन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ 3 दिन में बेल्जियम जीत लेंगे बस। कितने दिन में? 3 दिन, ठीक। कि ऐसे घुसेंगे और 3 दिन में बेल्जियम पे कब्जा और उसके बाद सीधे फ्रांस में एंट्री। अच्छा, ये 3 दिन बचाने के लिए भी इन्होंने गेम खेला, इन्होंने 3 दिन बचाने के लिए भी गेम खेला। ये जो जर्मनी का राजा है केसर विल्हेम वन, उसने बेल्जियम के राजा किंग एल्बर्ट वन को एक मैसेज भिजवाया कि गिव अस अ सेफ पैसेज, वी विल डू नथिंग टू यू। हमें एक सेफ पैसेज दे दो, हमें फ्रांस में एंट्री करवा दो, ठीक। हम तुम्हें, तुम्हारे देश को, तुम्हारे देश की जनता को कुछ भी नहीं करेंगे, एक कतरे भर का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किंग एल्बर्ट वन का रिप्लाई पता है क्या था? मना कर दिया। उसने रिप्लाई में कमेंट लिखा जो हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाता है, बेल्जियम इज अ नेशन नॉट अ रोड, वी आर वेटिंग। ठीक है, कि बेल्जियम एक देश है, सड़क नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन बेल्जियम 3 अगस्त। हाँ 3 अगस्त, ठीक। बेल्जियम पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। इनका प्लान क्या है कि इन केस अगर वॉर हो जाती तो बेल्जियम कितने दिन टिकना चाहिए? 3 दिन। पर बेल्जियम की जो आर्मी थी वो जर्मनी का प्लान 20 दिन डिले करा देती है, 20 डेज। ठीक। और यहीं पे स्केफमेंस प्लान फेल हो जाता है, कैंसिल नहीं, फेल हो जाता है। स्केफमेंस प्लान क्या था कि टाइम को प्रोटेक्ट करना है, और टाइम चला गया, 20 दिन बेल्जियम ले गया। ठीक। अगर आज फ्रांस पे जर्मनी का कब्जा नहीं है तो कुछ जो फ्रांस के बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बेल्जियम को थैंकफुल हैं। अगर बेल्जियम 20 दिन रोकता नहीं उसको तो फ्रांस गया था। ठीक। बेल्जियम ने 3 दिन का टाइम पहुंचा दिया, 20 दिन। फिर 20 दिन बाद बेल्जियम जीते। ऐसा नहीं जीते नहीं, बेल्जियम जीते। और गेम की बात पता है क्या है? स्केफमेंस प्लान तो यहाँ फेल हो गया, लेकिन ये तब भी ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी वॉर जीत जाता है। जर्मनी ये कहता है ठीक है, अब हमको यहाँ पे भी लड़ना पड़ेगा ना, दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, हम दोनों फ्रंट पे लड़ेंगे। और खेल की बात ये है कि ईस्टर्न फ्रंट पे भी जर्मनी वॉर जीत जाता है, दोनों फ्रंट पे लड़ते हुए। ठीक, समझ में आया? बेल्जियम इन्वेड हो चुका है, 3 दिन की जगह 20 दिन लग गए। उसके बाद फ्रांस में एंट्री। अच्छा, एक और चीज हुई बेल्जियम में,
जब 3 दिन की जगह 20 दिन लग गए तो जर्मन सोल्जर्स जो थे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि उनके अंदर उनका पूरा प्लान फेल हो गया। अब उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा थी बेल्जियम को लेके कि तुम यार हमें सेम पैसेज दे देते, वो दिया नहीं। तो जो जर्मन के सोल्जर्स थे उन्होंने बेल्जियम की एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, हर कंट्री की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी होती है जहाँ पे उसकी कल्चर ओरिजिनल बुक्स रखी होती है, ठीक, जिससे वहाँ के लोग उस देश की हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, कल्चर के बारे में जान सकते हैं। बेल्जियम में ऐसी एक लाइब्रेरी थी, उसमें 30,000 किताबें थी। जर्मन सोल्जर्स ने उस पूरी लाइब्रेरी को जला दिया। हाँ, बेल्जियम के बहुत सारे स्कूलों को जला दिया, बेल्जियम के बहुत सारे चर्चेस को जला दिया, बेल्जियम के कुछ शहरों में भी आग लगा दी और बेल्जियम की जनता को भी मार दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने जब इस न्यूज़ को कवर किया उस टाइम पे, तो उन्हें टाइटल पता है क्या बताया था? क्या? रेप ऑफ बेल्जियम। द बेल्जियम वाज रेप्ड बाय जर्मन सोल्जर्स। ठीक, इतनी दर्दनाक घटनाएं करी इन्होंने बेल्जियम के पास जलाया, तो इस पे भी इंटरनेशनल मीडिया ने खबर छापी। खबर पता है क्या छापी? अ सिविलाइजेशन इज बर्न्ड इन बेल्जियम। एक सभ्यता को आग लगा दी गई बेल्जियम के अंदर बाय जर्मन सोल्जर्स। हमको अगर बेल्जियम उसके बाद एंटर करते हैं फ्रांस, और जब ये फ्रांस एंटर करते हैं तो फ्रांस की सेना को भी डिफीट करते लेके चले जाते हैं अंदर तक। ठीक, मतलब वहां उनके टाइम चला गया है, लेकिन उसके बाद उनका मोराल पूरा हाई है, वो पूरा एंटर करते चले जाते हैं। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, क्योंकि किसी देश की राजधानी पे कब्जा, इट मींस देश पे कब्जा। ठीक, पेरिस बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि पेरिस से 40 किलोमीटर पहले फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाएं मिलकर जर्मन की सेनाओं को रोक देती हैं। ठीक, पेरिस पहुंचने ही वाले होते हैं, फ्रांस की कहानी खत्म होने ही वाली होती है। 40 किलोमीटर बचता है बस फ्रांस। ठीक, जर्मन सेनाएं इतनी तेजी से अंदर एंटर करती है फ्रांस में कि सिर्फ 40 किलोमीटर फ्रांस बचता है। पर उस 40 किलोमीटर से पहले ब्रिटेन और फ्रांस की जो आर्मीज थी वो किसको रोक देती है? जर्मनी को। और इसी बैटल को कहा जाता है, तुम्हारी बुक में नाम दिया है बैटल ऑफ मान, लिखा है MARNE, देखो बुक ओपन करके, बैटल ऑफ मान, इवेंट्स ऑफ वॉर। अब उसमें एक शब्द में लिखा है बैटल ऑफ मान, हमने तुमको बताया बैटल ऑफ मान क्या है। ठीक, समझ में आया? बेल्जियम को डिफीट करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आके जो जर्मनी को हराते हैं उस बैटल को कहते हैं, लिखा है बैटल ऑफ। देखो दोनों ने कंबाइन अटैक किया ना, ब्रिटेन ने फ्रांस की हेल्प क्यों की? क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम इन्वेड कर दिया था। बेल्जियम किसके प्रोटेक्शन में था? ब्रिटेन। ठीक, तो ब्रिटेन बेल्जियम की इनडायरेक्ट हेल्प करी, फ्रांस की आर्मीज को हेल्प कर दी। समझ में आ गया? बैटल ऑफ मान समझ में आई? अब अगर हम बैटल ऑफ मान की बात करें तो बैटल ऑफ मान में जो टोटल लोग मारे गए दोनों तरफ से, वो संख्या थी 5 लाख। 5 लाख लोग, और सिर्फ बैटल 1 हफ्ते चली थी, सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में 5 लाख, 7 दिन में 5 लाख लोग। दिन का 80 हजार लोग बनता है, एक दिन में 80 हजार लोग मारे गए किसान। ठीक, बैटल ऑफ मान लिखो कॉपी में, पहली बैटल ऑफ मान लिखो। बैटल ऑफ मान, कौन कौन है बैटल ऑफ मान में? ब्रिटेन प्लस फ्रांस वर्सेस जर्मनी। देखो, ब्रिटेन प्लस फ्रांस वर्सेस जर्मनी, लिखते रहो क्योंकि डेटा नहीं होता तुम लोगों के पास। इन्वेजन ऑफ बेल्जियम, रेप ऑफ बेल्जियम, समझ में आया था? उसके बाद बेल्जियम को इन्वेड करने के बाद, बेल्जियम जीतने के बाद फ्रांस में एंट्री। फ्रांस में एंट्री पेरिस पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ मान। कौन कौन है? एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मीज हैं, दूसरी तरफ जर्मनी की आर्मी। इंपैक्ट क्या है इसका? 5 लाख सोल्जर्स डाइड। 5 लाख सोल्जर्स डाइड इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर 5 लाख सोल्जर्स मर गए। रिजल्ट, एक और इंपैक्ट है इसका, पर पेरिस बच गया। पेरिस वाज सेव्ड, हेंस फ्रांस वाज सेव्ड। ठीक, अगर आज फ्रांस के इतिहास में जर्मनी की हिस्ट्री मिक्स नहीं तो उसके पीछे जो बहुत क्रेडिट है वो है बैटल ऑफ मान। ठीक, अगर बैटल ऑफ मान में नहीं जीतते तो जर्मनी इन्वेड कर देता फ्रांस को, पूरा कंट्रोल होता है, फ्रांस पे कंट्रोल हो जाता। तो जो तुम उस दिन कह रहे थे ना, सर लास्ट के लॉरेन के बाद पूरा फ्रांस भी मांगेगा क्या? ठीक है, वो मांगने ही वाला था बस। समझ में आया? ठीक, बैटल ऑफ मान। जर्मनी पूरा होता है। अच्छा, इसके बाद बैटल ऑफ मान के बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ अर्दुन, फ्रेंच वॉरफेयर। लास्ट टाइम हमारी सूर्य दीदी ने एक मॉडल बनाया था यार, हां, इसमें सोल्जर छुपे थे वो नीचे, जमीन के नीचे छुपे हुए।
जब बैटल ऑफ मान खत्म हुई तो इसमें पेरिस तो बच गया, पर उसके बाद जो दोनों तरफ के सोल्जर्स थे, यहाँ बैटल ऑफ मान चल रही, यहाँ ब्रिटेन एंड फ्रांस, इधर जर्मन सोल्जर्स, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद जब ये बैटल ऑफ मान खत्म हुई, इन सोल्जर्स ने जमीनों में गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, ठीक, जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर फिर वहीं पे इन्होंने रहना शुरू किया, जर्मन और ब्रिटेन फ्रांस दोनों सोल्जर्स ने। इन्हीं गड्ढों को कहते हैं ट्रेंच। वो जो सूर्य देव ने मॉडल बनाया था, जमीन के अंदर छुपे हुए थे, और वो जो ऐसे गड्ढे खोदे थे इन्होंने, वो नियर अबाउट 600 से 700 किलोमीटर तक खोदे गए थे, ठीक है, इतनी लंबी बैटल थी। और इसी बैटल को कहते हैं ट्रेंच वॉरफेयर। जब बैटल ऑफ मान खत्म होने के बाद दोनों साइड के सोल्जर्स ने जमीन के अंदर गड्ढे खोदे और वहीं रहना शुरू किया, वहीं सोना शुरू किया, वहीं खाना शुरू किया। जो डेड बॉडीज थी वो वहीं लाके रखी जाती थी, और इन्होंने सोचा था कि ट्रेंच वॉरफेयर जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक। ट्रेंच वॉरफेयर जो इनको अंदाजा था कि महीने 20 दिन में खत्म होगी, उसमें टाइम लग गया 4 साल। जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं खत्म हुई तब तक ये ट्रेंच वॉरफेयर, वो सोल्जर जमीन के अंदर लड़ते ही रहे। और 1914 से लगा के 1918 तक 1 करोड़ सोल्जर्स, 1 CR, 1 करोड़, 1 करोड़ सैनिक दोनों तरफ से मिला के ट्रेंच वॉरफेयर में मारे गए। 4 साल, ठीक, ट्रेंच वॉरफेयर में मारे गए। समझ में आया कि कितनी खतरनाक थी ट्रेंच वॉरफेयर। और अब खुद सोचो, ये जमीन है और मिट्टी है, मिट्टी के अंदर खोदते पानी बरसा होगा, 4 साल पानी तो बरसा ही होगा ना, धूप निकली होगी, कितनी मिट्टी गंदी हो गई होगी, वहीं वो रहते हैं, बॉडी का वेस्ट वहीं जा रहा है, डेड बॉडीज वहीं सड़ रही हैं। ऐसा कहते थे कि उसके अंदर इतने चूहे पैदा हो गए थे और चूहों की ग्रोथ इतनी ज्यादा थी उसके अंदर कि सोल्जर्स कभी कभी आपस में मजाक करते थे, ये चूहे बिल्ली जैसे लगते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनको इतनी डेड बॉडीज और इतना वेस्ट खाने को मिल रहा है। चूहा ये तो खाता है, डेड बॉडीज, ह्यूमन वेस्ट, बॉडी वेस्ट, ठीक है, इकट्ठे हो गए। वो इतना बड़ा हो गया कि चूहा बिल्ली जैसा लगता है। 1 करोड़ आदमी ट्रेंच वॉरफेयर में मारे गए। और जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद उस ट्रेंच वॉरफेयर से निकल के, ट्रेंचेस मतलब गड्ढों से निकल के घर पहुंचे, वो लाइफ टाइम डिप्रेस्ड हो गए। लाइफ टाइम डिप्रेस्ड हो गए क्योंकि 4 साल हो गए थे उन्होंने जमीन देखी ही नहीं थी कैसी होती है। जमीन के अंदर ही रहे, जमीन के अंदर ही रहे, जमीन के अंदर है, हल्का सा निकले, गोलियां चली, बैटल्स हुई, फिर अंदर चले गए। और इसकी वजह से ये जो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई थी, ये है ना, यहाँ पे चल रही ट्रेंच वॉरफेयर, ठीक, ये जो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई थी, ये रुक सी गई, ठहर सी गई, ना ये आगे बढ़ पा रहे, ना ये इधर बढ़ पा रहे, कोई किसी का एरिया जीत ही नहीं पा रहा। इसका एंड कैसे हुआ? अभी बता रहे हैं, ट्रेंच वॉरफेयर, ठीक, समझ में आ गया। जो लोग इस ट्रेंच वॉरफेयर से बच के वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद अपने घरों में गए, वो लाइफ टाइम डिप्रेस्ड रहे, उनके मानसिक स्तर बिल्कुल डैमेज हो चुका था, इमोशनली नंब हो गए थे, मतलब उन्हें इमोशंस फील नहीं होते, ठीक, इमोशनलेस इसलिए हो गए क्योंकि जब वो उसके अंदर थे तो वो हर समय लगातार 4 सालों से उन्होंने डेड बॉडीज के ढेर देखे थे। तो जो आपके डेड बॉडीज के ढेर में रहता है इमोशनली तो नंब हो जाएगा। अब किसी की चोट लग जाए और तुम डेड बॉडीज के बीच में रहते हो तो तुमको उसके लिए कुछ फील होगा? नहीं, कुछ नहीं फील होगा। इमोशनली नंबनेस हो गई थी। और इस जनरेशन को जो उससे बाहर आई, उन लोगों को एक टाइटल दिया गया, द लॉस्ट जनरेशन। वो बैठे बैठे उनको झटके आने लगते थे, दौरे टाइप्स। कुछ लोगों की क्लिप्स भी हैं यूट्यूब पे पड़ी हैं, ट्रेंच वॉरफेयर से जो रेस्क्यूड सोल्जर्स थे, जो बचा लिए गए थे, वो बैठे हैं, वो खो गए हैं, उनकी हाथ पैर बॉडी कांप रही है। इतना खतरनाक था इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस वॉर का। शरीर पे तो असर था ही कि चोटें लग रही थी, आदमी की जाने जा रही थी, पर जो जिंदा रह गए वो मेंटली खत्म हो गए थे। एक सोल्जर था, उसने एक बात कही, जो ट्रेंच वॉरफेयर से निकल के घर पहुंचा था, उसने एक बात कही कि आई एम फिजिकली प्रेजेंट ऑन द अर्थ बट मेंटली आई एम गॉन। मैं फिजिकली तो प्रेजेंट हूं धरती पे, पर अब मेरा दिमाग और इमोशंस कहीं जा चुके हैं और मुझे कुछ भी असर नहीं पड़ता है किसी भी चीज का। इतना गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस ट्रेंच वॉरफेयर का मेरे दिमाग। अब जब दोनों तरफ के लीडर्स को बात समझ में आई कि ट्रेंच वॉरफेयर ने बैटल को रोक दिया है वेस्टर्न फ्रंट पे, बैटल ऑफ वर्दून। बैटल ऑफ वर्दून क्या है? फ्रांस वर्सेस जर्मनी, एफ वर्सेस जी, फ्रांस वर्सेस जर्मनी। इस बैटल में फ्रांस जीत जाता है जर्मनी से, ठीक, क्योंकि ब्रिटेन सपोर्ट होता है, फ्रांस वॉन। ये कहाँ पे हो रही है? बैटल ऑफ वर्दून, ये फ्रांस के अंदर ही, ये सब अलग अलग जगह है फ्रांस में। ये फ्रांस है, ये तुम्हारी चल रही है ट्रेंच वॉरफेयर, यहाँ पे चल रही है तुम्हारी, जैसे ट्रेंच वॉरफेयर से चल रही है, यहाँ चल रही है तुम्हारी वर्दून, और एक है बैटल ऑफ सोम, सब फ्रांस के अंदर ही चल रही है, ठीक, अलग अलग लोकेशंस पे चल रही है।
जैसे इंडिया में जब वॉर होती है तो एक अगर वॉर हो इंडिया में तो एक कहाँ होगी, इंडिया पाकिस्तान फ्रंट पे होगी। एक कहाँ हो सकती है, इंडिया चाइना फ्रंट पे हो सकती है। एक कहाँ हो सकती है, इंडिया बांग्लादेश फ्रंट पे हो सकती है। इसी तरीके से ठीक, वो हर बॉर्डर पर हर बॉर्डर की तरफ हो सकती है या हर कॉम्प्लिकेटेड एरिया के पास हो सकती है। ठीक, तो एक ट्रेंच वॉरफेयर चल रही है जो बैटल ऑफ मान के बाद शुरू हुई। दूसरी कहाँ शुरू हो गई, बैटल ऑफ वर्दून। बैटल ऑफ वर्दून शुरू होती है। इसमें फ्रांस वर्सेस जर्मनी, इसमें फ्रांस जीत जाता है। बैटल ऑफ मान में मारे गए 5 लाख, इसमें मारे गए 7.5 लाख दोनों तरफ से। ठीक, समझ में है? इसमें मारे गए 7.5। इसका इंपैक्ट क्या रहा, फ्रांस जीत तो गया, इसका इंपैक्ट क्या रहा, फ्रांस वॉन। पर दोनों तरफ की जो आर्मीज थी उनका मोराल और उनकी लड़ने की क्षमता, उनके वेपन्स, वो सब खत्म हो जाता है। फ्रांस जीत गया, बैटल ऑफ वर्दून, 7.5 लोग मर गए, पर दोनों तरफ की आर्मीज का मोटिवेशन खत्म हो चुका। अब देखो, अब ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि मान का तो रिजल्ट कुछ निकला नहीं, पेरिस बच गया, ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गई। वर्दून में तुम जीत गए पर आर्मी थक जा चुकी है। अब एक काम करो यार, वेस्टर्न फ्रंट को जीतो, इधर लड़ाई खत्म करो, वेस्टर्न फ्रंट को जीतो, जर्मनी को अपने अंडर में लो। ठीक, ब्रिटेन और फ्रांस डिसाइड किया ठीक है साहब लेते हैं। दोनों ने मिलकर जर्मनी पर अटैक किया। यहाँ पे एक नदी है फ्रांस में, सोम। ठीक, ब्रिटेन एंड फ्रांस आर्मी कंबाइंड अटैक टू जर्मनी, बैटल ऑफ सोम। और इस बैटल में उसमें 5, इसमें 7.5, इसमें 10, इसमें मारे गए 10 लाख। बैटल ऑफ सोम बैटल ऑफ मान के बराबर ही होगी, जैसे उसमें कंबाइन हुए थे, इसमें कंबाइन। हाँ, इसमें भी कंबाइन हो गए। ठीक, इसमें भी जब कंबाइन हो गए तो इसमें मारे गए 10 लाख लोग। पर खेल की बात पता है क्या है, वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई और इस वॉर का भी कोई रिजल्ट, इस बैटल का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोनों तरफ से इस बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। ठीक, अब तो हमारे सवाल आएगा कि मान से पेरिस बच गया, वर्दून में फ्रांस जीत गया, सोम का रिजल्ट नहीं निकला, तो वेस्टर्न फ्रंट पे अलाइड पावर्स जीते कैसे? एंट्री ऑफ यूएसए। ठीक, ये जो तीनों बैटल्स हैं ये 1914, 15, 16, 17 आ जाता है, ये तीनों बैटल्स होते होते फिर 17 में यूएसए आएगा वेस्टर्न फ्रंट पे। और फिर वो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए मिलकर जर्मनी पर अटैक करेंगे। उसको कहेंगे 100 डेज ऑफेंसिव, कि 100 दिन में जर्मनी को खत्म कर, और 100 दिन में तीनों मिलकर जर्मनी को वाइप आउट कर देंगे और यहां से खत्म हो जाएगी वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई। ठीक, जर्मनी भी खत्म